हेलो दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए फिर से एक नया अपडेट आप सभी के लिए आ गया है। नया अपडेट क्या है? नया अपडेट तो आप सभी को पता होगा, लेकिन ये आप सभी थंबनेल देखकर आए होंगे कि आती ये वीडियो है किस टॉपिक पर है। दोस्तों, जो भी वीएलई भाई सीएससी के माध्यम से आईआईबीएफ का जो सेंटर चला रहे हैं, आईआईबीएफ एग्जामिनेशन सेंटर चला रहे हैं, तो उन सभी को एक नया अपडेट देखने को मिला है। नया अपडेट क्या है? आईआईबीएफ एग्जाम पैटर्न के लेके जो नया अपडेट है जिसकी बात हम कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है, जो भी एग्जाम दिला रहे होंगे उनको तो पता होगा कि फिर 17 फरवरी से आईआईबीएफ के क्वेश्चंस में नया बदलाव कर दिया गया है, यानी पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। और हमारी जो वीडियोज ऑलरेडी पड़ी हुई हैं उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस मिल भी रहे हैं और पैटर्न में चेंजेस कर दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत से जो नए लोग हैं जो आईआईबीएफ पास करना चाहते हैं हमारी वीडियोज़ के माध्यम से या फिर पीडीएफ के माध्यम से, तो वो लोग परेशान है कि सर आईआईबीएफ का पैटर्न चेंज हो गया है, क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, अब नए क्वेश्चन प्रोवाइड करवाइए। तो फाइनली दोस्तों, आपके लिए हमने आईआईबीएफ का जो नया पैटर्न है 17 फरवरी के बाद से जो आया हुआ है, उसके लिए हमने ये वीडियो प्रोवाइड की है और आप सभी लोग इस वीडियो में तैयारी कर पाएंगे लेटेस्ट क्वेश्चन की। और जो भी क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं अभी के एग्जाम में, तो उन सभी का संकलन इस वीडियो में आप सभी को हम दे रहे हैं। तो दोस्तों, वैसे तो काफ़ी मेहनत करने के बाद आप सभी के लिए हमने कुल आज कि इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जिसको देखकर आप सभी को काफ़ी मदद मिल जाएगी और अगला पार्ट भी आप सभी के लिए मिल जाएगा। और बहुत से वीएलई भाई हैं या एग्जाम सेंटर वाले हैं जो, या फिर कहें जो आईआईबीएफ का एग्जाम देना चाहते हैं, तो पीडीएफ की डिमांड भी कर रहे हैं। तो सब पीडीएफ आप सभी के लिए बहुत जल्द मिल जाएगी, वेट कर लीजिए। तो दोस्तों, हम देरी न करते हुए चलते हैं इस पैटर्न की ओर और आप सभी को हम कंप्लीट करवाते हैं। आज के जो लेटेस्ट 20 क्वेश्चन हैं इस पार्ट में उनको कवर करवाते हैं, फिर अगले पार्ट में आप सभी को बहुत जल्द आप सभी से मिलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अब पैटर्न की ओर और आप सभी की तैयारी करवाते हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो को शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, जो नए हैं जिन्होंने आईआईबीएफ का फॉर्म भरा है या फिर जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नया हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि 17 फरवरी से आप सभी के जो आईआईबीएफ का एग्जाम हो रहा है उसके पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है और उसी से संबंधित आज की ये वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड की जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दोस्तों, ये सभी प्रश्न 17 फरवरी 2025 के बाद बदले गए नए पैटर्न पर आधारित हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आईआईबीएफ पाठ्यक्रम से मिलान करके लिए गए हैं। अगर फिर भी उत्तर में गलत की आशंका हो तो हमें वीडियो पर या फिर पर्सनल टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट व सही उत्तर का साक्ष्य भेज सकते। मतलब अगर ये क्वेश्चन जो आप सभी को बताए गए जा रहे हैं, इनमें से अगर आप सभी को लग रहा हो कि क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो आप सभी उस क्वेश्चन का सही साक्ष्य भेजिए और स्क्रीनशॉट भेजिए हमें वीडियो के कमेंट पर, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप पर्सनल भेज सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, हमारा ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम में, उसके माध्यम से आप पर्सनल मैसेज करिएगा। आप सभी के लिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या फिर जो भी वीडियो से संबंधित अपडेट है, नया अपडेट है, आप सभी को टेलीग्राम के ही ग्रुप में मिलता रहेगा। आप सभी लोग वहां से कर सकते हैं। और ये आप सभी के लिए जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है उनसे संबंधित आज की वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन बड़ी ही मेहनत करके आप सभी के लिए हमने तैयार करवाए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन है, हमारी टीम वर्क कर रही है, आप सभी के लिए क्वेश्चन तैयार करने में लगी हुई है। आप सभी को पीडीएफ बहुत जल्द भी मिल जाएगी अभी, लेकिन आप सभी वीडियो के माध्यम से तैयारी कर पाएंगे। और आज की इस वीडियो के बाद आप सभी को बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा, जो कि आप सभी के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप सभी उस पर ध्यान दीजिए और आप सभी उनकी तैयारी भी करिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप सभी का जो पहला क्वेश्चन दोस्तों है व्हाट इज द लोन लिमिट अंडर द किशोर लोन एज पर मुद्रा योजना। मतलब मुद्रा योजना के अनुसार किशोर ऋण के तहत सीमा क्या है। आप लोग जो लोन लेते हैं मुद्रा योजना के तहत, आप सभी किशोर ऋण के तहत आप सभी को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसकी सीमा क्या है। तो जो किशोर ऋण है उसके तहत आपकी सीमा है 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की ऋण की सीमा है। आप लोग 50,000 से 5 लाख के बीच किशोर ऋण के माध्यम से जो स्कीम है मुद्रा योजना, उसके तहत आप लोग ले सकते हैं लोन में। ठीक है, तो लोन लिमिट्स बिटवीन ₹50,000 एंड अप टू 5 लाख। 5 लाख से मतलब 5 लाख मैक्सिमम है, 50,000 से 5 लाख के बीच में आपको लोन मिल जाएगा। ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट स्किल्स आर नथिंग बट, मतलब व्यवहारिक कौशल जिसको सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं, कुछ
और नहीं बल्कि है, यहाँ पे पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन आप सभी को काफी दिनों से लगातार हमारी वीडियो में मिल रहा है, पीडीएफ में भी मिल रहा है और एग्जाम के पैटर्न में भी आ रहा है। तो जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो क्या है क्या नहीं है, आप सभी को पता होगा कि सॉफ्ट स्किल ग्राहक के साथ संबंध निर्माण करने की एक प्रकार से कला है जिसको कौशल कहते हैं। यही आपका सही है, पूछ रहा कह रहा है सॉफ्ट स्किल्स कुछ और नहीं बल्कि है। तो सॉफ्ट स्किल्स एक प्रकार से ग्राहक के साथ संबंध निर्माण है, रिलेशनशिप बिल्डिंग टुवर्ड द कस्टमर। ग्राहक के साथ संबंध निर्माण ही एक प्रकार की व्यवहारिक कौशल, जिसको सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। ए नंबर क्वेश्चन तो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ व्हाइट लेबल एटीएम। व्हाइट लेबल एटीएम के संबंध में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। और व्हाइट लेबल, ब्राउन लेबल, पिंक लेबल, इस तरह के कई सारे एटीएम के टाइप हैं। आप सभी को इसमें पैटर्न में बने हुए, आप सभी को ध्यान देना है। ये क्वेश्चन आप सभी को आ रहे हैं। तो जो व्हाइट लेबल होते हैं वे एक प्रकार से होते हैं जिनकी स्थापना, स्वामित्व और संचालन गैर बैंकों के पास होती है। मतलब दे आर दोज विच आर सेटअप, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक। मतलब वो खुद का सेटअप करते हैं और जो है बैंक गैर संचालन बैंकों के माध्यम से उनका संचालन होता है। ए नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFI। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये भी क्वेश्चन आप सभी को एडवांस लेवल पे ही था और पिछली वीडियो में था, पिछले हमारी जो पीडीएफ पड़ी हुई है उस पर भी ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हमने बताया भी था गलत के रूप में कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का जो काम नहीं होता वो होता है गीत और संगीत सुनने की विधि। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से नहीं होता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से कॉन्टेक्टलेस स्मार्ट कार्ड का प्रयोग किया जाता है और इसकी विधि है जिसमें उच्च स्तरीय सुरक्षा सुविधाएं होती हैं और इसका उपयोग रेडियो सिग्नल प्रसारित करने वाले टैग के माध्यम से वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपका बी नंबर छोड़ के आपके जो सारे ये ऑप्शन है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से यूज में लाए जाते हैं। बी नंबर आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इट इज ए मेथड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग एंड म्यूजिक, जो कि गलत के रूप में है। अगला क्वेश्चन है कारपोरेट गवर्नेंस इंक्लूड, मतलब कारपोरेट प्रशासन में शामिल है। कारपोरेट प्रशासन में क्या शामिल है, तो कारपोरेट प्रशासन में दोस्तों क्या शामिल है आप सभी को पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आप सभी को पिछली वीडियो में था लेकिन आप सभी को ना मिल रहा होगा, इंपॉर्टेंट है, नए पैटर्न पर आ रहा है, आप लोगों के एग्जाम में मिलने वाला है। तो कारपोरेट प्रशासन में जो शामिल है वो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। मतलब वह संरचना जिसके माध्यम से किसी कंपनी के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उन उद्देश्यों का पालन करने के साधन अपनाए जाते हैं। द स्ट्रक्चर थ्रू व्हिच ए कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड एंड द मीन्स अडॉप्टेड टू अटेन दोज ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रदर्शन की निगरानी करना। डिफाइन द वे अथॉरिटीज एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर एलोकेटेड, मतलब प्राधिकारी के साथ साथ जिम्मेदारियों को आवंटित करने के तरीकों को परिभाषित करता है। या फिर सेटिंग प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू इंश्योर कंपनी की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों और सेवाओं की मूल्य निर्धारित करना। तो सही आंसर जो कि है सी नंबर, वो मैंने बताया केवल 1 और 2 और टी, 1, 2 और टी, यही सही आंसर आपका होगा। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग इंक्लूड, मतलब उधार देने के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल है। तो उधार देने के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल है सेफ्टी ऑफ फंड्स, लिक्विडिटी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क या सिक्योरिटी। ये चारों ऑप्शंस जो कि हैं ये उधार देने के सिद्धांतों में ही शामिल है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका 1, 2, 3 को मिला के 1, 2, 3 और 4 डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। धन की तरलता, धन की सुरक्षा, तरलता, जोखिम का शुद्धिकरण, प्रतिभूति। अगला क्वेश्चन है ऑल डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स आर मैंडेट टू अचीव, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, टारगेट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI। सभी घरेलू वाणिज्यिक बैंकों को RBI द्वारा निर्धारित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, लक्ष्य को प्राप्त करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे कितने % प्राप्त करना है, जो सभी घरेलू वाणिज्यिक बैंक है उनको RBI द्वारा 40% जो ऋण क्षेत्र है उसको प्रदान करने के लिए टारगेट बनाया है, क्योंकि सी नंबर में 40%, आपका सही आंसर होगा 40% सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कैश रिजर्व रेशियो, CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ कैश रिजर्व दैट बैंक्स आर
रिक्वायर्ड टू कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन प्रोपोर्शन टू दियर। आरक्षित नकदी निधि अनुपात उस नकदी रिजर्व प्रतिशत को इंगित करता है जिसे बैंकों को अपने के समानुपात में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना आवश्यक है। तो सही आंसर आपका क्वेश्चन का होगा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, मतलब निबल मांग और मियादी देयता। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए नंबर की आरक्षित नकदी निधि अनुपात उस नकदी रिजर्व बैंक प्रतिशत को इंगित करता है जिसे बैंकों को अपने निबल मांग और मियादी देयता के समानुपात में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है इफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट इज नॉट ओवर ड्यू बिटवीन 61 to 90 डेज इट शुड बी कैटेगराइज्ड एज। यदि मूलधन या ब्याज भुगतान 61 से 90 दिनों के बीच अतिदेय नहीं है तो इसे के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपका नंबर सी SMA2 जो कि सही आंसर है। ये एक सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन रहेगा SMA2। आपको ये क्वेश्चन ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ए रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के परिचालन का क्षेत्र है। ये क्वेश्चन आप सभी को पिछले वीडियोज में मिला होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की परिचालन का क्षेत्र है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की परिचालन का क्षेत्र क्या रहेगा? इज अनरेस्ट्रिक्टेड, मतलब अप्रतिबंधित रहेगा, या डिपेंड्स अपॉन द विशेष ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब संबंधित राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करता है, या फिर डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस वायबिलिटी एंड कंसेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव स्पॉन्सर बैंक, मतलब व्यावसायिक व्यवहार्यता और संबंधित प्रायोजक बैंक की सहमति पर निर्भर करता है, या फिर इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए फ्यू डिस्ट्रिक्ट, मतलब कुछ जिलों तक सीमित है। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनके परिचालन का क्षेत्र कुछ जिलों तक सीमित रहेगा। ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए बैंक इज, मतलब बैंक का प्राथमिक कार्य है। तो बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप सभी को शुरू से लेके अभी तक मिल रहा है लगातार कि बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है। तो बैंक का प्राथमिक कार्य है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी, जमा राशि स्वीकार करना और धन उधार देना, ये बैंक का प्राथमिक कार्य है, जो कि ऑप्शन सी नंबर है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी, जमा राशि स्वीकार करना और धन उधार देना, यही सही आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज, भारतीय रिजर्व बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार का है? ए डेवलपमेंट बैंक है या विकास बैंक, ए सेपरेट विंग ऑफ फाइनेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय का एक अलग विंग है, या ए पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक है, या फिर ए सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, मतलब देश का केंद्रीय बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक डी नंबर जो कि ऑप्शन है ए द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, देश का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जनरल पर्पज कार्ड इज यूज्ड फॉर, मतलब एक सामान्य जो कार्ड होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो सामान्य प्रयोजन कार्ड है उसका प्रयोग वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए किया जाता है। पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए सामान्य प्रोविजन कार्ड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, स्वयं सहायता समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? SHG वाला क्वेश्चन बार बार आप सभी को हर बार पैटर्न में मिल रहा है। तो स्वयं सहायता समूह के बारे में गलत कथन बताना है। तो स्वयं सहायता समूह को आपको पता है कि ये छोटे औपचारिक समूह नहीं होते हैं, जो कि यही गलत होगा सही आंसर ग्रुप में। तो आपका ए नंबर यही रहेगा, दीज आर स्मॉल फॉर्मल ग्रुप, मतलब इसमें 10 से 12 व्यक्ति होते हैं, ये छोटा समूह नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे दिया है ये छोटे व्यवहारिक समूह होते हैं, जो कि गलत है और गलत ही उत्तर ढूंढना है। ठीक है, ए नंबर आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ए बैंक विल नॉट डिस्क्लोज द अफेयर ऑफ द कस्टमर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस, कोई बैंक निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में ग्राहक के मामले का खुलासा नहीं करेगा? ऑप्शन बताना है कि कौन सा बैंक कि कोई बैंक निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति आने पर ग्राहक के मामले का खुलासा नहीं करेगा। तो ऑप्शन आपको बताना है, सही आंसर क्या रहेगा? When the information is called under law, मतलब जब कानून के तहत जानकारी मांगी जाती है तब, या when a bank is bound to disclose in public interest, मतलब जब कोई बैंक सार्वजनिक हित में खुलासा करने के लिए बाध्य हो, या when there is expression of implied consent of the customer, मतलब जब ग्राहक की व्यक्ति निहित सहमति हो, या फिर एनी सर्कमस्टेंस या स्टेट गवर्नमेंट
सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल डायरेक्ट द बैंक इज राइटिंग टू डू सो। मतलब जब केंद्र या राज्य सरकार का कोई अधिकारी बैंक को ऐसा करने के लिए लिखित रूप में निर्देश देता है, तो कोई बैंक किस परिस्थिति में बैंक का खुलासा नहीं करेगा? जब ग्राहक की व्यक्ति या निहित सहमति होगी तब भी बैंक किसी भी मामले में वो खुलासा नहीं करेगा। आपका ऑप्शन 3 नंबर इस क्वेश्चन का सही होगा आंसर। व्हेन देयर इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द कस्टमर, जब ग्राहक की व्यक्ति या निहित सहमति हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द फीचर्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन डू नॉट इंक्लूडेड। अच्छे संचार की विशेषताओं में शामिल नहीं। यहाँ पे अच्छे संचार की विशेषता में शामिल क्या है क्या नहीं ये पूछ रहा है। तो अच्छे संचार तो होगा एक प्रकार से ध्यान से सुनना, सकारात्मकता, सहानुभूति, ये अच्छे संचार की विशेषताओं में, लेकिन तत्क्षण उत्तर जो है वो अच्छे संचार की विशेषताओं में नहीं है। एडजेक्टिव लिसनिंग, स्पॉन्टेनियस रिप्लाई, पॉजिटिविटी, एम्पैथी, इनमें से आपका जो रहेगा वो रहेगा स्पॉन्टेनियस रिप्लाई, मतलब तुरंत उत्तर देना एक अच्छे संचार की विशेषताओं में नहीं है। जो बीसी होते हैं, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस होते हैं, अगर कोई कस्टमर उनके पास कुछ पूछने जाता है इंक्वायरी के लिए, तो आप अगर एक बीसी हैं तो अच्छा उत्तर देना ये अच्छे संचार की विशेषताओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन बी नंबर इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द बेसिक सर्विस विच आर प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस करेस्पॉन्डेंट बीसीज डू नॉट इंक्लूड। मतलब बिजनेस करेस्पॉन्डेंट से या बीसी के द्वारा प्रदान की जाने वाली मूलभूत सेवाओं में शामिल नहीं है। तो जो बीसी होते हैं वो क्या नहीं प्रदान कर सकते, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है। आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत दिनों से मिल रहा है, वीडियो में भी मिल रहा है। तो जो अच्छे बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स होते हैं उनके द्वारा जो मूलभूत सेवाएं होती हैं वो ये प्रदान की जाती हैं कि बचत एवं बीमा उत्पादों की डिलीवरी कर सकते हैं, छोटे मूल्य के भुगतान प्रेषण कर सकते हैं, ग्रामीण ऋण का संवितरण कर सकते हैं, लेकिन सरकार प्रायोजित योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान वो नहीं कर सकते, वो उनको काम नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग अंडर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम ये कार्य नहीं कर सकते। बाकी डिलीवरिंग ऑफ सेविंग एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट ये दे सकते हैं। स्मॉल वैल्यू पेमेंट्स एंड रेमिटेंस ये भी कर सकते हैं। रूरल क्रेडिट डिसबर्समेंट, ग्रामीण ऋण का संवितरण करवा सकते हैं। बाकी ये प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग अंडर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत वो ट्रेनिंग नहीं दिला सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंक लेवल एटीएम। अभी हमने व्हाइट लेवल एटीएम बताया, ये आ गया पिंक लेवल एटीएम। अब ये जो पिंक लेवल एटीएम है ये किस काम के लिए यहाँ पे पूछ रहा है? तो दोस्तों पिंक का मतलब होता है गुलाबी, गुलाबी चीज होती है फेवरेट किसकी, लेडीजों की। तो ये एक प्रकार से उन्हीं के लिए बनाया गया है, महिलाओं द्वारा बैंकिंग लेन देन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है ये पिंक लेवल का एटीएम। ठीक है, आर डेडिकेटेड टू प्रमोट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बाय वुमेन, महिलाओं के लिए स्पेसिफिक पिंक लेबल आप कलर से ही बता देंगे कि महिलाओं के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द यूबराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया वाज ट्रिगर्ड बाय जैम ट्रिनिटी व्हिच डिड नॉट कंप्राइज। भारत में जैम ट्रिनिटी द्वारा वित्तीय सेवाओं का उदारीकरण शुरू किया गया था, शामिल नहीं था। क्या शामिल नहीं है इसमें जो जैम ट्रिनिटी के माध्यम से किया गया था? तो ऑप्शन आप सभी का रहेगा जनधन योजना। जनधन योजना इसमें नहीं शामिल किया गया है, यही आपका सही आंसर होगा डी नंबर जनधन योजना। और इस पार्ट का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इन द केस ऑफ व्हाइट लेवल एटीएम, व्हाइट लेवल एटीएम के मामले में, अब ये व्हाइट लेवल आ गया, पिंक लेवल आ गया, तो यहाँ पे व्हाइट लेवल का जो क्वेश्चन है ये दोस्तों हमने ऑलरेडी आप सभी को कवर करवा दिया है। व्हाइट लेवल एटीएम वाला यही होगा, वे होते हैं जिनकी स्थापना स्वामित्व और संचालन गैर बैंकों के पास होती है। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन जो मैंने कवर करवाए हों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नए पैटर्न में पूछे जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं 17 फरवरी के बाद जो एग्जाम हो रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को कवर करिएगा, पढ़िए, रिपीट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करिए, जिनका एग्जाम हो उनको भी शेयर करिए कि इन क्वेश्चंस को आप लोग भी रिपीट करिए, आप लोगों को एग्जाम में मदद मिल जाएगी। तो कैसे लगे ये क्वेश्चन आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। और हाँ, जो भी भाई एग्जाम दिला रहे हैं अगर ये क्वेश्चन आप सभी को सारे मिल रहे हो तो एक बार कमेंट में यस जरूर बोलिएगा और बोलिएगा कि हाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप सभी लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पीडीएफ की भी व्यवस्था आप सभी के लिए जल्द कर देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले पार्ट के साथ या फिर सीएससी के और जो भी इससे संबंधित नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।